ठीक। तो हम लोगों ने पीच कल जहां तक कंप्लीट किया था उससे आगे की चीजों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। पीच और नेक्टरीन का डिफरेंस वगैरह क्लियर है आप सभी लोगों को? यस सर। यस ओके, जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी वो सारी चीजें एक बार आप लोग पढ़िए और पूछिए, ठीक है? उसके बाद ही आप लोगों को चीजें आगे समझ में आएंगी। पीच आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मैं जरा एक स्लाइड ओपन करता हूँ इसमें पीच का। तो हम लोगों ने कल के क्लास में पीच में बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई है, ठीक है? जैसे कि हमने कल क्लास में प्रोपगेशन कंप्लीट कर लिया था, प्रोपगेशन पूरा कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेंटिंग टेक्निक तक। इसके अलावा हमने कल रूट स्टॉक देख लिया था पीच का। ओके, और सॉइल क्लाइमेट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोग जो है थोड़ा सा इसमें आगे जाएंगे, ठीक है? अब हम लोग अगर इसमें और आगे मूव करते हैं तो आपका जो पीच है इसमें आफ्टर प्रोपगेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को पता होना चाहिए वो है आपका क्या? प्लांटिंग डेंसिटी। अच्छा, प्लांटिंग डेंसिटी पढ़ने से पहले कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, रीप्लांटिंग प्रॉब्लम, याद है? रीप्लांटिंग यस का एक सर। प्रॉब्लम हमने पढ़ा यस था। सर। यस हाँ, सर। तो रीप्लांटिंग ये रहा रीप्लांटिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्या होता है जिस जगह पे हमारे पुराने प्लांट्स रहते हैं अगर वो मर जाए तो वहां पे नया पौधा लगाने की कोशिश करें तो फील्ड में, तो उसको हम लोग रीप्लांटिंग कहते हैं। अगर वो सही से ग्रो ना हो पाए तो उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं? रीप्लांटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ये चीज याद है? यस सर। यस सर। और ये यस सर। रीप्लांटिंग प्रॉब्लम कई चीजों के कारण होता है, जैसे कि निमाटोड, बैक्टीरिया, फंगस, रूट एक्सट्रैक्ट, उस पुराने पौधे के जड़ में या उस पुराने पौधे को इन्फेक्ट करने वाले निमाटोड, बैक्टीरिया, फंगस या उसके जड़ से निकलने वाले कुछ केमिकल अभी भी उसी सॉइल में मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं? नए पौधे को ग्रो होने नहीं देते और हमको रीप्लांटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके अलावा हमको एक और चीज पता होना चाहिए, इसमें रूट टॉक्सिसिटी भी पाई जाती है। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि प्रूनेसिन जो है वो HCl में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन में। वैसे ही एमिगडेलिन भी प्रेजेंट होता है रूट के सेल में, ठीक है? एमिगडेलिन भी किस में प्रेजेंट होता है? रूट बार्क सेल में मौजूद होता है, ठीक है? पीच के रूट बार्क सेल में क्या मौजूद होता है आपका? एमिगडेलिन मौजूद होता है। और इस एमिगडेलिन को उस रूट के मरने के बाद या उस रूट के जमीन में क्या होता है, अगर उस रूट के मतलब रूट का प्लांट से डिटैच हो जाने के बाद या कट जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम से अलग होने के बाद क्या होता है, उसको बैक्टीरिया एंड फंगस जो है, या फिर प्लांट में रहते रहते क्या होता है, बैक्टीरिया और फंगस उसमें आके क्या करते हैं? अटैक करते हैं। जब ये बैक्टीरिया और फंगस इसको अटैक करते हैं तो ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं रूट को। क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं रूट को। तो जब ये रूट को डिकम्पोज करने लगते हैं तो ये दो तीन केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से एक है HCN और दूसरा है बेंजेल्डिहाइड। तो इस प्रकार की केमिकल्स का सिंथेसिस भी होता है रूट के डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया एंड फंगस के द्वारा। और ये जो है क्या करता है? ये जो है टॉक्सिक कंपाउंड है और ये जो है पीच के जो रूट सही रूट्स हैं उसको किल करता है। किल रूट्स, किल्स पीच रूट। अब इस चीज को समझिए थोड़ा सा। हम लोगों ने यहाँ पर देखो क्या चीजें पढ़ी। रीप्लांट प्रॉब्लम में हमने पढ़ा निमाटोड, बैक्टीरिया, फंगस, इसके अलावा रूट एक्सट्रैक्ट, रूट से निकलने वाले कुछ केमिकल भी नए पौधे को ग्रो नहीं देते या फिर एग्जिस्टिंग पौधे के रूट को ग्रो नहीं होने देते। तो हमने पौधे में, पीच के पौधे में रूट में हमने दो प्रकार की समस्या पढ़ी। एक तो इसके रूट में क्या पाया जाता है? केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनेसिन। प्रूनेसिन। ये प्रूनेसिन की खासियत क्या है? जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड में। साइड। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कमी कब होती है? जब कौन सी कंडीशन हो? वाटर लॉग। वाटर। और इस कंडीशन में प्रूनेसिन प्रोड्यूस करके ये अपने आप को ही क्या करता है? ऑटोटॉक्सिक हो जाता है, अपने आप के लिए ही पॉइजनस हो जाता है ना, ऑटो टॉक्सिक हो जाता है। ये जो है बाकी जो रूट्स वहां पे मौजूद है उसके लिए क्या होता है? टॉक्सिक हो जाता है। सिमिलरली इन्हीं रूट बार्ग सेल में क्या मौजूद है आपका? एमिगडेलिन भी मौजूद है। इस एमिगडेलिन को कई बार पौधे से रूट के जुड़े जुड़े होते हुए या कई बार पौधे से रूट डिटैच हो जाए, रूट के कुछ टुकड़े उससे डिटैच हो जाए और उसमें क्या होता है? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर ले।
तो दो कंडीशन है, या तो रूट पौधे में जुड़ा हुआ है, या तो रूट से डिटैच हो चुका है, या तो पौधा मर चुका है। दोनों तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, जो एमिगडेलिन रूट में मौजूद होता है, जो एमिगडेलिन रूट में मौजूद होता है उसके ऊपर कौन अटैक करता है एमिगडेलिन के ऊपर? बैक्टीरिया फंगस। बैक्टीरिया एंड फंगस। और ये बैक्टीरिया एंड फंगस क्या करते हैं, जब ये अटैक करते हैं तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं किसको? रूट को। रूट को डिकम्पोज करेंगे, रूट को डिकम्पोज करते करते कई बार क्या होता है, डिकम्पोज करते करते रूट को ये जो है, जो आपका ये जो एमिगडेलिन है इसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड या फिर बेंजल्डिहाइड में। अब ये हाइड्रोजन साइनाइड या बेंजल्डिहाइड कहाँ पे मौजूद है, हमारे सॉइल में। तो ये सॉइल में जो बेंजल्डिहाइड या हाइड्रोजन साइनाइड मौजूद है, ये जब हमारे सही रूट के पास पहुंचेगा, फ्रेश रूट के पास, तो उसको भी डैमेज करेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, ऑटोटॉक्सिक नेचर शो करता है। तो रूट टॉक्सिसिटी की अगर अपन बात करें, रूट में टॉक्सिसिटी कहाँ से आती है, तो ये दो कारण आपको नजर आ रहे होंगे, प्रूनासिन और एमिगडेलिन, जो कि रूट में टॉक्सिसिटी का काम करते हैं। समझ पा रहे हैं चीजों को, क्या बोलना चाह रहा है? यस सर। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? सर वो फ्रूट वाला प्रोनासिन से भी बता दीजिए एक बार। कौन सा वाला? सर फ्रूट के पल्प में बताया था आपने जो। फ्रूट में प्रूनासिन, फ्रूट के पल्प में प्रूनासिन पाया जाता है। यस पल्प सर। में क्या पाया जाता है, प्रूनासिन। और आपका जो उसका सीड है उसमें एमिगडेलिन, बस यही है, और कुछ खास नहीं है। सर जो फ्रूट के पल्प में जो प्रोनासिन होगा वो भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण होगा ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रूनासिन मौजूद है, लेकिन ये जैसे जैसे राइपनिंग की ओर जाएगी ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, वाटर लॉक्ड कंडीशन जब होता है ना, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। फ्रूट तो जमीन की बहुत ऊपर है ना, वो थोड़ी पानी में डूबने वाले हैं, तो वहां पे तो ये समस्या सर है ही नहीं। इमेच्योर स्टेज में बस उसमें प्रोनासिन केमिकल हाँ प्रेजेंट हाँ होगा ना? हाँ, अगर वो मेच्योर स्टेज में भी होता तो हमारे लिए हार्मफुल होता, हम खाते ही नहीं। तो जैसे जैसे मेच्योरिटी और राइपनिंग आती है, उसकी वो प्रोनासिन कंटेंट कम हो जाती है, वैसे भी बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, यस सर। ओके। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं प्लांटिंग डेंसिटी में। हम लोगों ने प्लांटिंग टाइम वगैरह पढ़ लिया था क्या कल? प्लांटिंग में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, प्लांटिंग पढ़ा ही नहीं है ना? नो सर। नो सर। तो हम लोग आ जाते हैं इसकी प्लांटिंग में। तो प्लांटिंग में सबसे पहले अगर इसके नॉर्मली अगर आप प्लांट करते हो नॉर्मल स्पेसिंग, तो इसको हम लोग जो है 6.5 इंटू 6.5 मीटर स्क्वायर या फिर 5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर की दूरी में लगाते हैं नॉर्मली। कब लगाएंगे, अगर हम लोग टाइम की बात करें तो दिसंबर से जनवरी के बीच में। ठीक है, दिसंबर से जनवरी के बीच में जनरली हम लोग इसमें प्लांटिंग करते हैं। हम जून जुलाई में भी कर सकते हैं, पर समस्या क्या आती है वो आप लोगों ने ऑलरेडी दो दो क्रॉप में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पर इसमें क्या होता है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेंटेन करने के लिए हम लोग हेज रो प्लांटिंग सिस्टम की ओर भी जाते हैं। हेज रो प्लांटिंग सिस्टम भी फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोग 4.5 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर का स्पेसिंग लेते हैं, या फिर 4 इंटू 1 मीटर स्क्वायर का स्पेसिंग लेते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है। यस सर। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा टटूरा ट्रेली सिस्टम। इसमें ट्रेनिंग के लिए टटूरा ट्रेली सिस्टम का उपयोग भी किया कराया जाता है। उसमें हम लोग इसमें 5 इंटू 1 का स्पेसिंग लिखते हैं। तो याद रखेंगे 5 इंटू 1 मीटर के स्पेसिंग किसमें हो गया, टटूरा ट्रेली सिस्टम। हेजरो सिस्टम में 4.5 इंटू 1.5 या 4 इंटू 1 इसका स्पेसिंग रखते हैं। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके। इसके अलावा इसमें हाई डेंसिटी के बाद अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी होती है। यह क्या कह सकते हैं, मीडो ऑर्चर्डिंग कहते हैं इसे ही। सबसे पहले मीडो ऑर्चर्डिंग वर्ल्ड में किसमें हुआ था? एप्पल। एप्पल। और इंडिया में? गुआवा। गोवा में कहा हुआ था? सर CISH लखनऊ। CISH लखनऊ। ठीक है, तो इसको 1.2 इंटू 0.9 मीटर स्क्वायर या 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर की दूरी में हम लोग जो है क्या करते हैं जनरली
मीडो ऑर्चर्डिंग में लगाते हैं। इतना क्लियर है अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। इसमें लगभग 10,000 पौधे लग जाएंगे और इसमें लगभग 9,260 पौधे लग जाएंगे। यहां तक लिख पाए? सर वो 1.2 इंटू क्या है? 0.9। यहां तक लिखिए सभी। यस सर। इसके अलावा प्लांटिंग में हम लोग जनरली एक दो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग जब भी प्लांटिंग करेंगे तो हम लोग 1 ईयर ओल्ड किसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं? वीप। वीप याद है ना, लीफलेस सीडलिंग को हम वीप कहते हैं। यस मैं सर। बार बार बीच बीच में याद दिलाते यस रहूंगा। दूसरा हम लोग इसमें ट्रांसप्लांटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं? बेयर रूटेड ट्रांसप्लांटिंग पॉसिबल है। ये पूरे टेम्परेट की बात है भाई। यस सर। अब लेकिन ये कब पॉसिबल है? ड्यूरिंग विंटर ओनली। ड्यूरिंग विंटर में अगर आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो तब की बात है। जुलाई में आप जो है पता चल रहा है बेयर रूटेड मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी। तीसरा एक शब्द याद है हीलिंग इन। अगर ट्रांसप्लांटिंग करने में देरी हो तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ यस हेलेन, क्या ट्रेंच करते हैं? बना के उसको ट्रेंच बनाकर उसे ट्रेंच बना के वहां सीडलिंग को रखते हैं और उसके रूट्स को मिट्टी से ढक के थोड़ा सा गीले पानी का ट्रीटमेंट दे देते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हीलिंग इन कहते हैं। ठीक है, तो प्लांटिंग में लगभग इतनी ही चीजें हैं, बस आपका स्पेसिंग चेंज हो रहा है और कुछ नहीं है। बाकी लगभग चीजें रिपीट हो रही है, एप्पल पियर पीच तीनों में, देख रहे हो। अब हम लोग आ जाते हैं इसके ट्रेनिंग सिस्टम में। तो देखो स्लाइड। ये लिख लीजिए जो छूटा हुआ है। अरे ट्रांसप्लांटिंग की बात क्या लिखा है? कौन सा वाला? ड्यूरिंग विंटर बेयर रूटेड। ट्रांसप्लांटिंग। बेयर रूटेड ट्रांसप्लांटिंग ड्यूरिंग विंटर में ही होता है। यस। हो गया। यस यस। ठीक, अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं इसके ट्रेनिंग सिस्टम में। तो अगर मैं पीच की ट्रेनिंग सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे एरिया जहां पे लाइट की कोई कमी नहीं है, फॉर एग्जांपल सब ट्रॉपिकल एरिया। तो सब ट्रॉपिकल एरिया में सनलाइट भरपूर मात्रा में मिलती है, तो ऐसे जगह में आप आराम से मॉडिफाइड लेडर सिस्टम का उपयोग कर सकते हो। पर स्पेसिफिकली अगर सब ट्रॉपिकल एरिया या एक ऐसा एरिया की बात करें जहां पे फुल लाइट इंटेंसिटी मौजूद हो, तब हम कौन से सिचुएशन कौन से ट्रेनिंग सिस्टम का उपयोग करेंगे, कहेंगे तभी बस आप मॉडिफाइड लीडर सिस्टम का उपयोग करेंगे। अदरवाइज मॉडिफाइड लीडर सिस्टम की अपने को बात ही नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जनरली मॉडिफाइड लीडर सिस्टम का क्वेश्चन आता नहीं है इसमें। पीच में जो पीच मेनली तो टेम्परेट क्रॉप है, मेनली कहाँ ग्रो किया जाता है? टेम्परेट एरिया के लिए। तो टेम्परेट एरिया में मेनली हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? ओपन सेंटर सिस्टम फॉलो करते हैं, ताकि लाइट इंटरसेप्शन एक तो प्रॉपर हो। ठीक है, दूसरा उसकी हाइट को कम से कम रखने के लिए, क्योंकि पीच में एक टिप बियरिंग की एक हैबिट होती है, जिससे क्या होता है फ्रूट जो है उसकी हाइट बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है, फ्रूटिंग हाइट। वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। तो टेम्परेट एरिया में जनरली हम लोग क्या करते हैं? ट्रेनिंग सिस्टम कौन सा फॉलो करते हैं? ओपन सेंटर सिस्टम, ये याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं? एक जिसे हम लोग कहते हैं टटूरा ट्रेलिस
सिस्टम, ये थोड़ा आराम से समझिए। टटूरा ट्रेली सिस्टम, हालांकि इसको तो प्रूनिंग ट्रेनिंग के केस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट याद रखेंगे। ये जो टटूरा ट्रेली सिस्टम है, जनरली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पौधे को 5x5 में या 6.5x6 की स्पेसिंग में हम लोग ऐसे स्क्वायर सिस्टम या रेक्टेंगुलर सिस्टम में लगाते हैं, हमने अभी देखा है कि नहीं। पर इसमें हम लोग क्या करते हैं, पौधे को एक फील्ड में इस तरीके से एक जगह से ऐसे दो पोल निकालते हैं, दो वायर निकालेंगे, जमीन से थोड़ा दूर उठा के पौधे को इस पोल में इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रो कर देते हैं। पौधा कहाँ ग्रो होते रहता है, इस पोल में ग्रो होते रहता है। अगर आप इस पोल को देखोगे तो ये कौन से शेप का दिख रहा है, वाई वाई शेप। अगर मैं जमीन से डायरेक्ट इस प्रकार से उठाऊं तो अब ये कौन से शेप का दिख रहा है, वी शेप। वी शेप। तो चूंकि टटूरा ट्रेलिंग सिस्टम में हम वी शेप के आकार में पौधे को ट्रेन करते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, वी शेप्ड ट्रेनिंग सिस्टम भी कहते हैं। 2020 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा जेआरएफ का ही, तो आपको 2020 या 21 का ये सवाल आया है कि वी शेप्ड ट्रेनिंग सिस्टम किसे कहते हैं। आप खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगा ये सवाल, आई थिंक 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टटूरा ट्रेलिंग सिस्टम को ही हम वी शेप्ड ट्रेनिंग सिस्टम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जमीन से ना उसको 15 सेंटीमीटर बस ग्रो होने देते हैं, रूट स्टॉक को या जमीन से जो पौधे को। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहां से ऐसे पोल बांधे रहते हैं, इस पोल में जैसे ही ये पौधा पहुंचता है, इस पौधे को इसी में ऐसे ग्रो होने देते हैं। और इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पास पूरा ऐसे रस्सी लगा रहेगा, जिसको पूरा ऐसे सपोर्ट देता है। तो रस्सी से ये पूरा ब्रांच जो है बंध के रहता है। अगर मेरे पास फोटो हो तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ ताकि चीजें और क्लियर हो। कोई एक ये वी शेप ट्रेनिंग सिस्टम का फोटो एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, शायद यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप लोग को दिखा के और वो फाइनल कर देता हूँ, तो आप लोग को हमेशा याद रहे वो चीज। किसी ने भेजा क्या ग्रुप में? नो सर। एक बार डाउनलोड करके भेजिए या मैं ही करता हूँ। सर डाल दिए ग्रुप में। हाँ ये अच्छा है, मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि एक्चुअली इसके विजुअल अपीयरेंस के बेसिस पे ही सवाल आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक, ये फोटो देख पा रहे हैं सभी लोग? यहाँ पे अगर आप लोग पौधे को देखो तो पौधा जो है यहाँ से देख रहे हो, कुछ ऊंचाई सीधा ग्रो हुआ है, आप सभी जगह देख लो, ये देखो। और उसके बाद इसको यहाँ पे कई सारे, यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है आपके तार है ना, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये सब लोहे के तार हैं। इन लोहों के तार के सपोर्ट से इस पौधे को हमने ऐसे ग्रो किया, देख रहे हो, ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच, देख पा रहे हैं?
यहाँ पे भी देखो, ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच। अब आप देखो कौन सा शेप बन रहा है, वी शेप या वाई शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसको सपोर्ट करने के लिए हमने देख रहे हो लोहे के तार, बड़े बड़े लोहे के तार का उपयोग किया है। दिख रहा है आप लोगों को ये चीज? क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना? ये देखो यहाँ पास और प्रॉपरली नजर आएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये तो प्रॉपर, देखो देख रहे हो ना, वी शेप मेंटेन हो रहा है। तो चूंकि इसमें वी का शेप मेंटेन होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका वी शेप्ड ट्रेनिंग सिस्टम कहते हैं, या फिर टेट्राडा ट्रेलिस ट्रेनिंग सिस्टम कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, वी शेप्ड ट्रेनिंग सिस्टम कौन से क्रॉप में यूज करते हैं, या किस ट्रेनिंग मेथड को वी शेप्ड ट्रेनिंग मेथड कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? टेट्राडा ट्रेलिस ट्रेनिंग सिस्टम को कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, टेट्राडा ट्रेलिस जो सिस्टम है, इसमें हम लोगों को 3-4 पॉइंट याद रखना है। एक तो ये क्या होता है, वी शेप्ड होता है। दूसरा, इसमें स्पेसिंग 6 into मीटर, या फिर आपका 5 into 1 मीटर स्क्वायर, इस स्पेसिंग में इसको लगाते हैं। और इसका शेप क्या होता है, वी शेप या फिर वाई शेप्ड, दोनों ही नाम आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यील्ड बढ़ जाती है। और इसमें ये जो दो ब्रांचेस हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो लिख लीजिएगा, एंगल जो है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसको जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेंटेन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। और इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट, लिख लीजिए, इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किया गया था। इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किया गया था। इसको डेवलप करने वाले व्यक्ति थे चाल्मर और वान एंडे। और भी था एक व्यक्ति, बट इतना भी याद रहे तो काफी है, चाल्मर और वांडेन एंडे। तो आपको एंडे और चाल्मर ये दो वर्ड याद रखना है। ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने डेवलप किया था। क्लियर है इसका ट्रेनिंग सिस्टम? यस सर। ठीक है, अब इसमें जो है, अगर मान के चलिए हमने क्या पढ़ा ट्रेनिंग में, ए प्लांटिंग और ट्रेनिंग में सर हमने थोड़ा एक नीचे शब्द उतरिए। हाँ, चालमर और क्या है? वांडेन एंडे, VANDEN, वांडेन एंडे, एक ही नाम है ये। यस सर, हो गया। आगे बढ़े। हो गया सर। अब देखो, यहाँ पे हमने हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात की है। आप लोगों ने देखा, पीच एक ऐसा पौधा है जिसको 5x5 और 6x6, 6.5x6 मतलब 6.5 into 6.5 में लगाने के बाद एक समय ऐसा आता है जब हम 1.1, 1.2 into 0.91 या फिर 2x1, 5x1 इस स्पेसिंग में भी लगाते हैं। तो जब हम लोग हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगाते हैं पौधों को, तो हमको कहीं ना कहीं उसके प्लांट की ग्रोथ को रोकनी पड़ती है। तो हम लोग जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करते हैं, तो हम लोग इसमें जो है केमिकल्स, और दूसरा चीज प्रूनिंग टेक्निक, प्रूनिंग ट्रीटमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है वो मेंटेन होता है। जैसे कि केमिकल में हम किस प्रकार के केमिकल का स्प्रे करेंगे, पैक्लोब्यूट्राजोल। आप लोग को पता है कि पैक्लोब्यूट्राजोल कहीं ना कहीं क्या है, एंटी जिब्रेलिन है। एंटी जिब्रेलिन है, मतलब ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा या रिड्यूस करेगा? रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करेगा। तो ये क्या करेगा, रिड्यूसेस कैनोपी ग्रोथ। ये क्या करता है, कैनोपी ग्रोथ को आपका रिड्यूस करता है। ठीक है, प्रूनिंग के इसलिए हम बाद लोग क्या बोल रहे हैं, प्रूनिंग के बाद ट्रीटमेंट, क्या? प्रूनिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो पैक्लोब्यूट्राजोल क्या करता है, ये एंटी जिब्रेलिन की तरह काम करता है और ये कैनोपी ग्रोथ को रिड्यूस करता है, मतलब प्लांट के ग्रोथ को बहुत ज्यादा रुकने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता। इसके अलावा हम लोग जो है प्रूनिंग का काम करते हैं। नॉर्मली हम लोग जितने भी क्रॉप आप पढ़ोगे उसमें नॉर्मली हम लोग विंटर प्रूनिंग करते हैं नवंबर दिसंबर में,
इसमें हम लोग समर Yes. प्रूनिंग भी करते हैं। समर प्रूनिंग करते हैं। समर प्रूनिंग के दौरान जो भी एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ जो होते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये समर प्रूनिंग और विंटर प्रूनिंग का उपयोग, समर प्रूनिंग और आपका ये पैक्लोब्यूट्राजोल जैसी केमिकलों का उपयोग करके हम लोग हाई डेंसिटी प्लांटिंग को मेंटेन करते हैं। इसको याद रखेंगे। मैंगो में 5 मिलीग्राम यूज करते हैं, इसमें 25 से 50 मिलीग्राम पर ट्री यूज करते हैं। क्लियर है? यहां तक हो गया? यस देखो हुआ सर। कि समर नहीं हुआ, प्रूनिंग समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई चीज हाँ नहीं कुछ बोलेंगे? सर नेचुरल फ्लड। सर थोड़ा समर प्रूनिंग। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर। ठीक, यहां तक हो गया? यस सर। प्रूनिंग के आगे क्या लिखा हुआ है? यस सर। ठीक, कितने लोग हैं आज क्लास में? सर वो 25 से 50 ग्राम मिलीग्राम, मिलीग्राम। 25 से 50 मिलीग्राम है पर ट्री। समर प्रूनिंग। समर प्रूनिंग मतलब क्या होता है? समर सीजन में प्रूनिंग करते हैं। जस्ट प्रूनिंग में आ रहे हैं, वहां पे मैं उस चीज को आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, बाकी चीजें समझ में आई? Yes sir. यस सर। यस सर। Okay. यस यस सर। सर। इसमें भी समर गर्डनिंग और स्कोरिंग जैसे ट्रीटमेंट। हाँ, क्या बोल रहे हैं? समर प्रूनिंग के आगे क्या लिखा था? समर प्रूनिंग के आगे एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ को रिड्यूस करता है, रिमूव करता है। लिख लो, एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ को रिमूव करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसमें भी गर्डलिंग और स्कोरिंग जैसी चीजें करते हैं। ठीक है, जो वहां पे कर रहे थे। अब देखो, यहाँ पे अब हमारा नया टॉपिक चालू होता है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, जो है अपना क्या, प्रूनिंग। तो प्रूनिंग को समझने से पहले हमको ना प्लांट के किसी भी पौधे में अगर आपको प्रूनिंग पढ़ना है तो प्रूनिंग समझने से पहले आपको ये समझना पड़ता है कि वो फूल कहाँ देता है, फूल देने का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो सबसे पहले आपको प्रूनिंग को समझने से पहले पौधे को समझना पड़ेगा। पीच की ये खासियत है कि पीच जो है ना, स्पर में फ्रूटिंग कम देता है और ब्रांच में फ्रूटिंग ज्यादा देता है। समझ में आ रहा है? पीच के प्लांट में स्पर जो होते हैं ना, शॉर्ट, जैसे कि एप्पल पियर में हम लोग पढ़ रहे थे, उसके कंपैरिजन में, एप्पल पियर के कंपैरिजन में पीच में स्पर में फ्रूटिंग बहुत कम आती है। ज्यादातर फ्रूट कहाँ आते हैं इसके? कहाँ आते हैं? ब्रांच में। ठीक है, इसके जो मैक्सिमम है वो आते हैं कहाँ? आपके ब्रांच में। अब चूंकि इसकी फ्रूटिंग मैक्सिमम किसमें आती है? ब्रांच में आती है। मतलब हमको प्रूनिंग के टाइम में ब्रांच का मेंटेनेंस पहले देखना पड़ेगा। दूसरा चीज ये याद रखेंगे, इसमें फ्रूटिंग कभी भी टिप पोर्शन में नहीं आती है। मतलब ये अगर ब्रांच जा रहा है तो ये टिप में पोर्शन में नहीं आएगा, भले ये लेटरल साइड में फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगा। तो टिप पोर्शन में नेवर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग कभी भी टिप पोर्शन में नहीं आती है। हमेशा क्या आती है? लेटरल फ्लावरिंग आती है। लेटरल फ्लावरिंग अकर्स। समझ में आ रहा? फ्लावरिंग हमेशा कैसी होगी? लेटरल होगी। ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ? यस। यस सर। अरे हाँ नहीं कुछ बोलो, नहीं तो रिमूव करना स्टार्ट करूंगा या फिर क्लास यहीं बंद कर दूंगा। यस सर। क्योंकि इतनी गर्मी में ना इतना एनर्जी लगा के पढ़ाने का फिर मेरे को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो या तो आप लोग रिस्पॉन्स करिए या तो मैं रिस्पॉन्स करना बंद करता हूँ। आप लोग को क्या चाहिए आप लोग डिसाइड करो। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, हैवी प्रूनिंग होती इतना भी लिखाऊंगा ना तो भी जेआरएफ का सवाल बनेगा। फिर बैठे रहना वैसे ही जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं। तो या तो आप लोग डिसाइड करो कि आप लोग प्रॉपर उधर से रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि अगर आलस आप लोग को आ रहे हैं ना तो आप लोग से ज्यादा मुझे आ रहा है। आधे नींद में मैं आप लोग की क्लास ले रहा हूँ। सो आप लोग डिसाइड करो यार, रिस्पॉन्स करना है कि नहीं करना है। एक तो यस बोलने में आप लोग को दिक्कत है, मेरे को 1.5 घंटे की लेक्चर लेनी है, कैसे लेते होंगे?
अभी आप लोग को आवाज क्लियर नहीं आ रहा होगा, आप लोग का आवाज डाउट का मैं प्रॉपरली नहीं सुन पाता करके यहाँ पंखा कूलर बंद करके बैठा हूँ। तो कुछ वैल्यू आप लोग करो, अदरवाइज मैं वैल्यू करना बंद कर दूंगा ना, तो फिर ना बता रहा हूँ 10 दिन में पूरा सिलेबस जितना बचा है ना सब खत्म हो जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है ग्लोस्टर्स को आगे छपवाना, और वही करते हैं सब, मैं भी वही करता हूँ। 10 मिनट में खत्म फिर सब। अभी पीच ये 2 मिनट में खत्म, 5-10 मिनट से ऊपर नहीं है पीच, लेकिन अभी देखना 1.5 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। तो कैसे पढ़ना है आप लोग डिसाइड करो, नहीं तो लिखो फिर हैवी प्रूनिंग करते हैं पीच में, खत्म। फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं उसके आगे क्या होता है क्या नहीं होता है आप लोग का। प्रूनिंग में मात्र इतना ही पूछा जाएगा, हैवी प्रूनिंग किस में किया जाता है, लिखिए हैवी प्रूनिंग पीच में करते हैं, क्या मतलब है क्या नहीं है वो इससे आपको कोई मतलब नहीं, ना आपके कोई नो लिटरेचर में सर। पूछने वाला है ना थ्योरी में। सर समझ में आ रहा है। सॉरी सर। तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ये 2-3 लोगों का आवाज आता है, बाकी सब तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब भैया हमको भी इधर से एनर्जी चाहिए होता है, या तो आप रेस्पॉन्स करो या तो मैं ऐसे ही कंप्लीट करता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 क्लास होने वाला है पता है टेम्परेट क्रॉप में। 25 क्लास में ना अभी तक प्रोसेसिंग भी खत्म हो जाता, प्लांटेशन भी हो जाता, टेम्परेट तो कब का खत्म हो गया था। 10 क्लास का क्लासिफिकेशन हुआ है आप लोगों का, कोई जरूरत है उस चीज की? या तो फिर 4 बच्चे सॉरी सर। जिनका आवाज आता है ना उन्हीं को एडमिट करता हूँ, बाकी लोग ना रिकॉर्डिंग देखो आप लोग, वैसे भी वही करने आ रहे हैं। चलिए ऐसे ही पढ़ते हैं आज, ये पीच को ऐसे ही पढ़ो तो आप लोग को नो शायद ज्यादा सर। समझ में आएगा। सर नो सर, पूरा डिटेल में पढ़ा है ना सर। सर डिटेल में पढ़ना है इससे। आवाज तो आती नहीं है आप लोगों की, गिन के दो, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ मेरे को नाम तो नहीं पता लेकिन हाँ आवाज पता है मेरे को। 3-4 लोगों का यस नो आंसर सवाल, तो क्या बाकी लोग यहाँ कथा सुनने आए हो क्या? भगवत गीता चल रही है कि मैं ज्ञान दूंगा और आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा? कैसे चंद्र प्रकाश, अर्जुन, अनुपम, अजय, दिनेश, लाकेश, महिमा, किसी का आवाज ही नहीं आता है क्या? चल क्या रहा है, मजाक चल रहा है क्या यहाँ? भाई देखो आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है, सीधा सीधा बोलो सर हमको शॉर्ट में पढ़ाओ, क्योंकि हमको भी कोई जबरदस्ती शौक नहीं पड़ा है। गर्मी के सीजन में मैं आप लोग का कोर्स खींच रहा हूँ, मैं चाहूँ तो अप्रैल में पूरा खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को मई भर पढ़ाना है आपको। तो गर्मी में एक्स्ट्रा एफर्ट देने का मुझे कोई शौक नहीं, लेकिन वो मेरा इंटरेस्ट है करके कर रहा हूँ, और 4-6 बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं करके कर रहा हूँ। तो या तो यार आप लोग सही से कर लो, नहीं तो वही 4-6 बच्चों को अलग से एक तो बना के ना पढ़ा देता हूँ, और आप लोग को नोट चाहिए वो मैं भेज दूंगा। 4 साल में क्या सीखे हो हॉर्टिकल्चर में बताओ ना? बहुत कुछ सीख गए होगे, बहुत ज्ञानी पंडित बैठे हो तो बताओ यहाँ पे। कोई भी ना पूछने वाला है ना बताने वाला है, और जब बता रहे हैं तो उस चीज में फोकस नहीं करना है। एक यस नो बोलने में प्रॉब्लम है आप लोगों को। तो बताओ किसको किसको नहीं करना है भाई, बताओ यार कौन कौन को जवाब देने में प्रॉब्लम है बताओ, मैं यहीं से रिमूव कर देता हूँ। बाकी लोग के साथ मजे से बैठते पढ़ते हैं, क्योंकि 2-4 लोग के चक्कर में बाकियों का नुकसान काहे ही करें। कैसे अजय, आपका नाम ही नहीं, आपका तो मैं आवाज ही नहीं सुना हूँ आज तक, तो चलिए आप रहने दो, आज क्लास मत करो आप। और आपको मैं ग्रुप से एप्लीकेशन से भी रिमूव करता हूँ मैं। ये जितने बच्चे यहाँ पे आवाज नहीं आएगा ना वो एप्लीकेशन से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, करना है तो लाइक करो और जवाब दो, रिकॉर्डिंग से भी आप वंचित रहोगे सुन के, तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोग। चलिए अजय, अनुपम, अर्जुन तीनों एक साथ रिमूव हो, ठीक है। चलिए अनुपम आप भी, आजकल मेरे को लग रहा है आपका भी इंटरेस्ट समझ नहीं आ रहा मेरे को, चलो आप भी जाओ। चलो एक गया। अर्जुन क्या करना है आपका, रहना है क्लास में या रिमूव करूं आपको? सर और रहना सर। और हाँ एक और कौन है यहाँ पे, किसका नाम कंटिन्यू आता है? खुशबू। ये जिन जिनको रिमूव कर रहा हूँ ना इन सब का नाम लिख को भेजो मेरे को, इन सबको मैं भी एप्लीकेशन से भी रिमूव करूंगा। हाँ अर्जुन, आपको रहना है कि खत्म करना है बताओ? अगर आवाज नहीं है अगले 10 मिनट तो रहना आप भी सर। रिमूव हो गए, यहाँ से ही नहीं एप्लीकेशन से भी। और मैं बता रहा हूँ कोई रिक्वेस्ट करने से मैं जोड़ने वाला नहीं हूँ, और यहाँ पे अथॉरिटी मेरे ही हाथ में। कोई टीचर भी मेरे को आके नहीं बोल सकता इसको जोड़ो इसको हटाओ। क्या चंद्र प्रकाश, हर 4 दिन में आपको प्रॉब्लम रहता है सर क्लास टाइमिंग का, और यहाँ क्लास में आवाज नहीं निकलती आपकी। सर आवाज आ रही है सर, अटक रही है बस मेरे यहाँ से, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर थोड़ा आपके सा। साइड का आवाज मेरे को नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है। यस सर। कैसे दिनेश? यस सर। चलिए आप भी रिमूव हो आज। कैसे लाकेश?
आपकी सारी प्रॉब्लम अपन समझ रहे हैं ना, आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं? सॉरी सर, नेक्स्ट बार नहीं होगा। मजाक चल रहा है क्या? मुकेश 1.5 साल हो गया क्लास करते, आज तक समझ नहीं आया यस नो क्या करना होता है क्लास में, इतना नहीं समझ में आया? 1.5 साल से क्लास कर रहे हो। सॉरी सर, मैं तो यस सर बोला था। दोनों नहीं, आपका तो आता है, मुकेश पटेल का आवाज आ रहा है, मुकेश सरकार। सर मैं यस सर बोला था। अरे भैया मेरे को समझ में आता है इधर किसका आवाज आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, ठीक है? ओंकार सभी है आपका, तो आज तक मैंने आवाज ही नहीं सुने हैं। नो सर, मैं रिस्पॉन्स करता हूँ सर। हाँ नहीं, आपका आता है सभी। यस सर। आप लोग क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं समझ में आएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ना आप लोग पढ़िए, फिर मैं तुरंत शॉर्टकट में खत्म कर दूंगा यार। आप लोग क्या, शिवम आपका भी आजकल रिस्पॉन्स कहाँ चला गया समझ नहीं आ रहा। सुष्मिता, स्वाति तो है नेटवर्क इशू रिस्पॉन्स, रहता है सर, लाइब्रेरी सर बैठना पड़ता है। तो जिसके साइड नेट, अभी कितने बच्चे हैं? अभी 24 बच्चे हैं, 24 के यहाँ तो नेटवर्क इशू नहीं होगा, 1-2 के यहाँ है, चलो समझ में आता है। अगर इस क्लास में आज मैं क्लास ले रहा हूँ, कल जिनको जिनको रिस्पॉन्स नहीं करना होगा लिख के दे देना, सर मेरे को नहीं करना है, मैं अटेंड ही नहीं, मैं उस बच्चे को ना एडमिट करूंगा ना उसको एप्लीकेशन में रहेगा, करना है लाइव करो, आपके लिए वो वीडियो एक्सेस खत्म रहेगा मेरे साइड से। क्योंकि ये क्लास चालू करने का ऑब्जेक्टिव ये था ही नहीं कि अपने को वो ग्लोस्टर्स को आगे छपवाना है, वो काम मेरा नहीं था। बाकी टीचर कैसे पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, जितना पता है उतना हमको बताना है, वो ऑब्जेक्टिव है। तो या तो उसको सुनने के लायक पेशेंस रखो अपने अंदर, या तो यार क्लास ही मत करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। क्योंकि मैं चाहूं भी तो मैं बोलूंगा कि नहीं मैं 2 घंटे में खत्म कर दूंगा, लेकिन वो हो नहीं सकता मेरे से। क्योंकि हो सकता है इसके बाद कोई नेक्स्ट बैच हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं, तो ये कंटेंट दोबारा बने ना बने उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं भी चाह रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है तो आगे फर्दर भविष्य में फ्यूचर के लिए किसी स्टूडेंट के तो काम आए, उसमें भी आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं रहता। तो एटलीस्ट भैया अभी मैं देखता हूँ आज की क्लास, तो मैं देख रहा हूँ आप लोग कम से कम यस सर तो बोलो यार, उतना तो बोल ही सकते हो। समझ आए ना आए भैया, आवाज दो उधर से, तो समझ मेरे को आता है कि हाँ आवाज तो जा रही, नहीं तो नेटवर्क इश्यू हो गया क्या लगने लगता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, माइक ओपन करने का यही ऑप्शन दिया हुआ इसीलिए, नहीं तो फिर ना 4 दिन का माइक बस ऑन रखूंगा, एप्लीकेशन में क्लास लूंगा, केवल 4 लोग बात कर सकते हैं, फिर वहां क्वेश्चन पूछने के लिए भी ना हाथ उठाना पड़ेगा, वैसे भी 4 ही लोग पूछते हैं क्वेश्चन, से ज्यादा तो कोई पूछता नहीं है। समझ में आ रहा है? धारणी, दिनेश, लाकेश, महिमा, सबका आवाज आना चाहिए अब। यस सर। यस सर। ठीक है, प्रूनिंग समझ में आया? सर एक बार प्रूनिंग बता दो बेबी। क्या को? सर प्रूनिंग को एक बार और बता दो थोड़ा सा। हाँ नहीं, प्रूनिंग तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, प्रूनिंग तो मैं बताऊंगा ही। चलिए, तो प्रूनिंग हम लोग पढ़ रहे थे। प्रूनिंग में हम लोगों ने एक चीज देखा स्पर, हमने देखा कि प्रूनिंग में स्पर में फ्रूटिंग कम आती है, कहाँ आती है? मेन फ्रूटिंग ब्रांच में। मतलब हमको प्रूनिंग के समय में किस में फोकस करना रहेगा मिलनी, बताइए? ब्रांच में। अब अगर ब्रांच में फ्रूटिंग आती है तो ब्रांच के भी कौन से पोर्शन में आती है? टिप में ज्यादा आती है या टिप में आती है, लेटरल पोर्शन में आती है? लेटरल पोर्शन में। ठीक है, अब देखो पीच में एक प्रॉब्लम ये है कि पीच में एक बार जहां फ्रूटिंग आ गई, पीच में एक बार जहां फ्रूटिंग आ गई वहां दोबारा कभी फ्रूटिंग नहीं आती। इस चीज को समझो। सबसे पहली बात, पीच में फ्रूटिंग आती है भैया 1 ईयर ओल्ड ब्रांच में। ब्रांच में ज्यादातर फ्रूटिंग आती है, हमने पढ़ा। वो ब्रांच कैसे होते हैं? 1 ईयर ओल्ड ब्रांच, मतलब 1 साल का जब पुराना हो जाएगा तब उसमें फ्रूटिंग आएगी। और मान के चलो कि ये एक पौधा है, ठीक है, इसमें ये एक ब्रांच ग्रो हुआ। अब ये ब्रांच में ये जो ब्रांच है, ये मान के चलो मैं ब्लू कर देता हूँ, ये जितना ब्लू पोर्शन है ये क्या है? 1 ईयर ओल्ड ब्रांच है। अब ये 1 ईयर ओल्ड हो गया, मतलब इसमें फ्रूटिंग आने के लिए ये कैपेबल है कि नहीं है? यस सर। हो गया, मतलब इस साल इसमें क्या होगा? फ्रूटिंग आएगी। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इस साल इसमें फ्रूटिंग आ गई ना,
अब जितने पोर्शन में, मान लो इतने पोर्शन में फ्रूटिंग इस साल आई है, मतलब इतना 1 ईयर ओल्ड रहा होगा, तो इतने में अब इसके पूरे प्लांट के लाइफ में कभी दोबारा फ्रूटिंग नहीं आएगी। समझ रहे हो? अब कभी इस पोर्शन में फ्रूटिंग नहीं आएगी। अब एक बात बताओ, क्या पीच में टर्मिनल मिक्स्ड बड पाया जाता है क्या? नो सर, नो सर, नहीं पाया जाता। टर्मिनल कैसा बड पाया जाता है इसमें? वेजिटेटिव। मतलब ये वाला जो बड होगा, ये टी पोर्शन का यहाँ पास, ये क्या होगा? वेजिटेटिव बड होगा। मतलब यहाँ से ब्रांच और आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। अब ये ब्रांच जब ये 1 ईयर ओल्ड हुआ है, तो हो सकता है उस समय ये ब्रांच अभी अभी नया बना हो। भाई फरवरी मार्च में यहाँ पे फ्रूटिंग आ रही है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग आ रही है, और इसी फरवरी मार्च में ये नया बंदा रहेगा। अगले साल के फरवरी मार्च में ये कौन सा कितने दिन का हो जाएगा? 1 ईयर। ये 2017 है और ये 2018 में ये 1 ईयर ओल्ड हो गया। तब यहाँ पास एक नया ग्रोथ स्टार्ट होता रहेगा। ये 2019 में 1 ईयर ओल्ड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगले साल 2017 में यहाँ पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग आई, मान लेते हैं। अब इस जगह पे कभी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ पत्ते आएंगे। अगला फ्लावरिंग फ्रूटिंग कहाँ आएगा? यहाँ पे, जब ये 1 ईयर ओल्ड होगा। अब ये भी 1 ईयर ओल्ड एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग दे दिया ना, अब इसमें भी कभी दोबारा फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आएगी। अगली फ्लावरिंग फ्रूटिंग कहाँ आएगी? यहाँ पे 2019 में। आप लोग एक बात बताओ, इस फिनोमेना से हमको क्या बदलाव देखने में मिल रहा है पौधे में? कोई प्रॉब्लम अराइज हो रहा है क्या इस पर्टिकुलर फंक्शन? ब्रांचेस बढ़ते जा रही है। भाई शुरू साल एक आदमी जो है, उसके कंधे के जितने ऊंचाई में फ्रूटिंग आई। दूसरे साल उसके सर से 1 हाथ ऊपर में फ्रूटिंग आई। तीसरे साल उसको सीढ़ी लगाना पड़ रहा है। चौथे साल हो सकता है मशीन ला के हार्वेस्टिंग करना पड़े। समझ में आ रहा है? तो यही प्रॉब्लम है पीच में। पीच में क्या होता है, धीरे धीरे पीच जो है किसी ओर जाने लगता है। टिप बियरिंग बोलते हैं। टिप बियरिंग एक इसमें प्रॉब्लम है। क्या बोलते हैं? टिप बियरिंग वाले कंडीशन में जाने लगता है। तो ये जो है टिप पोर्शन में जाने लगता है धीरे धीरे। एक बार जहां पे फ्रूटिंग आ गई है, वहां पे दोबारा नहीं आती। ये 2-3 कारण है, 2-3 फिजियोलॉजी है, जिसको आपको पहले पीच के बारे में जानना पड़ेगा। ये जब आप जान जाओगे ना, फिर अपन जो है थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। यहाँ तक का चीज समझ में आया आप लोग को पीच के प्रूनिंग में? तो क्या 4 पॉइंट क्लियर हुए? फ्रूटिंग ब्रांच में आती है, लेटरल फ्रूटिंग आती है, 1 ईयर ओल्ड ब्रांच में आती है, और एक बार जहां पे फ्रूटिंग आ गई वहां दोबारा नहीं आती है। समझ गए इतना चीज? यस। अब हम लोग जनरली इसीलिए क्या करते हैं, पीच में हम लोग क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। और याद रखेंगे पीच में कैसी प्रूनिंग करते हैं, तो भैया पीच में करते हैं हैवी प्रूनिंग। और हैवी प्रूनिंग मतलब ज्यादा प्रूनिंग नहीं होता है। हैवी प्रूनिंग का मतलब होता है, ये जो प्रूनिंग होता है ना, इसका मतलब होता है इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। हैवी प्रूनिंग अगर बोल रहे हैं तो एक ब्रांच है, इस ब्रांच के ये अगर यहां से स्टार्ट है तो 1 या 2 बड को बस छोड़ के जब पूरा ब्रांच को काट दिया जाए, तब इसे हम लोग हैवी इंटेंसिटी का प्रूनिंग कहते हैं। ये कितना बड आप छोड़ रहे हैं, जैसे 6 से 8 बड आप छोड़ दिए तो मीडियम प्रूनिंग, 12 से 15 बड छोड़ के आप प्रूनिंग कर रहे हो तो लाइट प्रूनिंग। इस प्रकार का एक क्लासिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यही बड आगे चल के ग्रोथ करेंगे। अगर आप 6 बड छोड़े हो तो 6 तो ग्रोथ आने का उम्मीद है कि नहीं है, और 2 बड छोड़े तो 2 ही ग्रोथ आएगा। तो ऑन दैट बेसिस हम क्या कहते हैं कि पीच में बहुत ज्यादा मात्रा में हैवी प्रूनिंग की जाती है। और प्रूनिंग के नाम पे हम लोग पीच में क्या करते हैं, पीच में हम 2 ही चीज करते हैं। एक जिसे कहते हैं थिनिंग आउट, और या थिनिंग बस लिख लो, और दूसरा जिसे हम क्या कहते हैं, हेडिंग बैक। थिनिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम इट्स ओरिजिन। मान लो ये एक पौधा है और इसमें ये ब्रांच है, तो इस ब्रांच को पूरा, ये देखो, ये जहां से ये ओरिजिनेट हुआ था पूरा वहां तक काटना क्या कहलाता है, थिनिंग। मतलब इसके जड़ से उखाड़ देना। वहीं पे अगर मैं हेडिंग बैक की बात करूं तो हेडिंग बैक मतलब क्या होता है, आधा या 75% कट करना।
कुछ हिस्सा छोड़ देना उस ब्रांच का क्या कहलाता है? हेडिंग बैक। लेकिन बिल्कुल उसके कोई अवशेष ना छोड़ना, पूरा उसको खत्म कर देना क्या कहलाता है? थिनिंग कहलाता है, थिनिंग आउट। ठीक है, समझ में आ रहा? यस सर। अब देखो, आपका जो पीच होता है ना, इसमें ग्रोथ भी बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, वेजिटेटिव ग्रोथ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थिनिंग और हेडिंग बैक का कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा पौधा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर पौधे में जैसे कि मान के चलो ये 1 ईयर ओल्ड ब्रांचेस हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 ईयर ओल्ड ब्रांच जो एक बार फ्रूटिंग कर चुके हैं उसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ से कट कर दिए। अगर मैं कट नहीं करता तो अगले साल यहाँ पे ग्रोथ आती जिसमें फ्रूटिंग आती है कि नहीं? यस सर। लेकिन हमने जब कट कर दिया तो अब ये ग्रोथ आने का उम्मीद ही खत्म हो गया, तो ये ग्रोथ यहाँ पे रहा ही नहीं। ठीक है, और ये ग्रोथ आने की उम्मीद तो खत्म हो गई, लेकिन हेडिंग बैक जैसे ही किए यहाँ से क्या खत्म हो गया आपका? ऑक्सिन का इफेक्ट भी खत्म हो गया, एपिकल डोमिनेंस भी खत्म हो गया। तो यहाँ नीचे में जो बड मौजूद है ये इसी साल क्या बोलते हैं कि नया ब्रांच बनाएगा कि नहीं बनाएगा? लेटरल ब्रांच है ना? और ये नया ब्रांच अगले साल 1 साल का भी होगा तो ये कितने ऊंचाई तक जाएगी? यहीं तक जाएगी, है कि नहीं? यस सर। तो इस तरीके से हम जो है हाइट को मेंटेन करके रखते हैं। समझ में आ रहा? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ तो यार ये क्लास ले रहा है रूम में। हाँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हाइट को मेंटेन करने के लिए और टिप बियरिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली इसमें हेडिंग बैक करते हैं ताकि इसके जो हाइट है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े। समझ में आया? और दूसरा चीज, भाई ये एक दूसरे को ओवरलैप भी करेगा, तो एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, भीड़ बहुत ज्यादा ना हो और हर साल रेगुलर फ्रूटिंग मिले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में कुछ ब्रांचेस को हम रिमूव करते रहते हैं। तो मेनली पीच के प्रूनिंग में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, थिनिंग आउट और हेडिंग बैक। और ये हम लोग क्यों करते हैं? टिप बियरिंग को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, इतना याद रखना। बहुत ज्यादा इसमें और भी डिटेलिंग है बट उतना अभी काम का नहीं है, अभी के लिए इतना जानना काफी है। ठीक है, ये चीज समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो जिसे जैसे कि होगा क्या, अच्छा एक और चीज समझना ना, इसमें एक छोटा सा बारीक चीज है जो बताना भूल गया था। ये प्रूनिंग का टाइम कब होगा? दिसंबर जनवरी। और फ्रूटिंग का टाइम कब आएगा? फ्लावरिंग फ्रूटिंग का है ना? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल यह एक पौधा है, तो इसमें मैं हेडिंग बैक की, इसमें जो है मैं प्रूनिंग कौन से समय में करूंगा? दिसंबर जनवरी में, है ना? अब मान के चलो कि ये कोई ब्रांच है, तो हम जिस ब्रांच में इस साल फल लेना चाह रहे हैं, फूल लेना चाह रहे हैं, उसमें अगर मैं दिसंबर जनवरी में ही हेडिंग बैक कर दूंगा, गिन के 2 बड बचाऊंगा, तो मार्च अप्रैल में इसमें 1-2 महीना पुराने ब्रांच आएंगे, तो क्या इसमें फ्लावरिंग आएगा क्या? नो सर, नहीं आएगा। तो जिनमें हमको फ्लावरिंग लेना है उसमें हम क्या नहीं करेंगे? हेडिंग बैक नहीं करेंगे। जिस वाले ब्रांच में इस साल फ्लावरिंग लेना है, जिस ब्रांच में पिछले साल फ्लावरिंग ले चुके हैं, समझ में आ रहा है? अब अगर उसमें हम लोग फ्लावरिंग लेना चाहेंगे तो वो तो फिर ऊंचाई में आएगा। तो जिस ब्रांच में हम पिछले साल फ्लावरिंग ले चुके थे उसमें हम क्या करेंगे? इस साल हेडिंग बैक करेंगे दिसंबर में। समझ में आ रहा? दिसंबर जनवरी में मान के चलो ये इन 3 में हमने पिछले साल फ्लावरिंग लिया था, तो इस साल इसमें हेडिंग बैक करेंगे। हेडिंग बैक करेंगे तो इस साल इसमें नया ब्रांच यहाँ से आएगा। इन नए ब्रांचेस में अगले साल फ्रूटिंग होगा। समझ में आ रहा? अगले साल फ्रूटिंग किसमें होगा? इन नए ब्रांचेस में। 1 ईयर। और अगले साल ये जो ब्रांच है ये 1 साल की फ्रूटिंग कर चुका रहेगा, क्योंकि इसी साल फ्रूटिंग करने वाला है कि नहीं? समझ पा रहे हो? यस सर। अगले साल का जो विंटर होगा उसमें हम प्रूनिंग किस में करेंगे? इनमें करेंगे या ये वाले में? 1 में करेंगे या 2 में? 2 में।
हाँ, दो तो में सर। अगले साल हम इसमें प्रूनिंग करेंगे, इसमें प्रूनिंग करेंगे, तो ये उसके अगले साल के लिए ब्रांच तैयार करेगा और उस करंट ईयर में ये फ्रूटिंग देगा, उसके अगले ठंड में फिर इसमें प्रूनिंग करना है। समझ में आ रहा है साइकिल कैसे चलता है, रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए। पता चल रहा है एक साथ सब में हेडिंग बैक कर दोगे तो सब एक साल के लिए फ्रूटिंग डिले हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये हो गया हेडिंग बैक। दूसरा हमने पढ़ा था इसमें थिनिंग आउट भी करते हैं। थिनिंग आउट कब करेंगे? फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा ब्रांच है जो बहुत पुराना हो गया, अब हमारे कोई काम का नहीं है, तो उसको हम उसके ओरिजिन से ही ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे। या हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि भैया हमको हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेंटेन करना है और हमारे यहाँ जो पौधा है वो बहुत ज्यादा डेंस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे ब्रांच को रिमूव कर देंगे। तो ओल्ड शूट का थिनिंग आउट करते हैं, या ज्यादा डेंसिटी बना रहा हो तो उसके लिए हम लोग थिनिंग आउट करते हैं। तो थिनिंग आउट का काम क्या है? थिनिंग आउट से फायदा क्या होता है? रिमूवल ऑफ ओल्ड ब्रांच, और दूसरा रेड्यूसेस डेंसिटी। वहीं पे अगर हम हेडिंग बैक करें तो हेडिंग बैक का फायदा क्या है? हेडिंग बैक हम किसका करते हैं? ऑलरेडी फ्रूटेड जो फल चुकी है। ब्रांच, हाँ, जिसमें ऑलरेडी फ्रूटिंग हो चुकी है उसमें हम लोग हेडिंग बैक करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? टू स्टिम्युलेट न्यू फ्रूटिंग ब्रांच, ताकि न्यू फ्रूटिंग ब्रांच आए लेकिन कम हाइट में। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसका प्रूनिंग क्लियर हुआ आप लोगों को अब? यस सर वो रिड्यूस हाइट है? हाँ हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर ये रिड्यूस हाइट है ना थिनिंग आउट में? रेड्यूस, हाँ, रेड्यूस हाइट। रेड्यूस हाइट नहीं, रिमूवल ऑफ ओल्ड ब्रांच। हाइट को रिड्यूस करने के लिए इसमें एक और चीज करते हैं जिसे कहते हैं पोलार्डिंग। सीधा उसके मेन वाले स्टेम में ही हेडिंग बैक मार देते हैं, पोलार्डिंग कहते हैं जिसे। सर ठीक है, उसके नीचे जो रिड्यूस क्या लिखा है सर? डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी। प्लांट डेंसिटी। सर ब्रांचेस का जो, हाँ बोलिए। सर हेडिंग बैक को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते क्या कुछ? हेडिंग बैक मतलब क्या होता है? रिमूवल और कटिंग ऑफ 2/3 to half पोर्शन ऑफ अ ब्रांच। किसी भी ब्रांच के 2/3 से लेके 1/4 हिस्से तक को काटना ही क्या कहलाता है? हेडिंग बैक। हेडिंग बैक अलग अलग होता है एक्चुअली। देखो, इस ब्रांच के आप इतने हिस्से को भी काटोगे तो भी हेडिंग बैक कहलाएगा, इतने को भी काटोगे तो भी हेडिंग बैक कहलाएगा, इतने को भी काटोगे तो इतना, ये भी हेडिंग बैक कहलाएगा। अगर आप उस ब्रांच का कुछ ना कुछ हिस्सा रेसिड्यू के रूप में छोड़ दे रहे हो पौधे में, तो वो क्या कहलाएगा? हेडिंग बैक। अगर पूरा रिमूव कर रहे हो तो थिनिंग कहलाएगा। समझ में आ रहा है? यस अब जैसे मान के चलो आपको लाइट प्रूनिंग करना है इसी क्रॉप में, तो आप लाइट प्रूनिंग जब करोगे ना, तो लाइट प्रूनिंग करोगे तो हेडिंग बैक की इंटेंसिटी क्या होगी पता है? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 12 नोड, यानी कि 12 गांठे छोड़ के आप प्रूनिंग करोगे। उसके आगे जितना ब्रांच होगा उसको काटोगे लाइट प्रूनिंग के केस में। हैवी प्रूनिंग करना तो केवल 2 छोड़ के काटोगे। दोनों ही केस में ये हेडिंग बैक कहला रहा है। तो हेडिंग बैक मतलब ये होता है कुछ हिस्से को छोड़ के बाकी हिस्से को काट के अलग कर देना। ठीक है, समझ में आया? यस। इसमें पोलार्डिंग करके भी एक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग जब हमको मेंटेन करना होता है तो ग्रोथ रिड्यूस, यानी कि उसका आई साइड के ग्रोथ को, फैलाव को रोकने के लिए और हाइट को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए हम पेक्लोब्यूट्राजोल का उपयोग करते हैं। दूसरा चीज हम लोग क्या करते हैं? समर प्रूनिंग करते हैं करके मैंने बताया था, वो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। समर प्रूनिंग और डिफरेंट डिफरेंट प्रूनिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं जो अभी हमने देखा। और एक करते हैं पोलार्डिंग। आप लोगों ने फॉरेस्ट्री क्रॉप्स में पढ़ा होगा कि जमीन से जो लीडर जाते रहता है उसको हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट में ले जाके कट कर देते हैं, हेड में बैक कर देते हैं ताकि इसकी हाइट और ऊपर ना जाए। उसे हम पोलार्डिंग कहते हैं। पढ़े हो? यस सर। सर ये तो 20 से मिस होता है ना सर? क्या होता है? 20 मीटर ऊपर से होता है ना? नहीं नहीं नहीं, वो फॉरेस्ट्री क्रॉप में होता है, हर जगह वो जरूरी नहीं है। अब 20 मीटर नहीं है यार, 20 मीटर बहुत ऊपर होता सर है। 2 मीटर है।
हाँ वो 2 मीटर होगा। 20 मीटर बहुत ऊंचा होता है, 2 से 4-5 मीटर, 4-5 मीटर भी बहुत होता है, 2 ही मीटर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पोलार्डिंग करते हैं एक पर्टिकुलर हाइट में, तो ऐसे करके हम हाइट मेंटेन करते हैं, ठीक है। यस सर। Okay, अब देखो प्रूनिंग में एक दो चीजें और बची है, उसको देख लो, फिर उसके बाद इसमें तो हम लोग क्या करते हैं प्रूनिंग में। हम लोगों ने प्रूनिंग के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, वो सारा चीज आप लोगों को बता दी है। अब इसके बाद इसमें टाइम ऑफ प्रूनिंग में आ जाता है, एक हम लोग करते हैं दिसंबर जनवरी में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विंटर प्रूनिंग। विंटर प्रूनिंग में जनरली हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए फ्लावरिंग शूट का फॉर्मेशन करना, और ऑलरेडी फ्रूटेड शूट को, हाँ वही मतलब ऑलरेडी फ्रूटेड शूट में हेडिंग बैक करके नेक्स्ट ईयर के लिए फ्लावरिंग शूट का फॉर्मेशन करना। ये चीज सब लोगों को यस सर। ठीक, ये हम लोग दिसंबर जनवरी में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रूनिंग जो है हम लोग जो है दूसरा करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं समर प्रूनिंग कहते हैं, ठीक है। समर प्रूनिंग में क्या होता है, एक बार ये होता है अप्रैल मई में, ठीक है, अप्रैल मई के महीने में एक बार। अब अप्रैल मई में हमारा क्या हो जाता है, हमको पता चल जाता है यहाँ यहाँ इस ब्रांच में फ्लावरिंग आ गई है, इस ब्रांच में फ्रूटिंग आ गई है, समझ रहे हो। उसके बाद और यही हमारा मेन ट्री का ग्रोथ पीरियड भी है, तो अब हमको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे फालतू एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है पौधे में, ये हमको पहले से पता रहता है। तो ये जो एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ पौधे में होते रहता है, एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ को रिमूव करने के लिए जो प्रूनिंग किया जाता है उसे ही हम समर प्रूनिंग कहते हैं। ये ग्रेप में भी होता है, ये कीवी फ्रूट में भी होता है, कई जगह होता है। विंटर प्रूनिंग समर प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट आप कई अलग अलग जगहों पे पढ़ोगे। तो समर प्रूनिंग क्या करता है, हेल्प्स टू रिड्यूस ट्री विगर, ट्री के विगर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि फालतू ग्रोथ को ये रिमूव करता है। मेनली कहां प्रैक्टिस किया जाएगा, ये मेनली प्रैक्टिस्ड इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम। जहां पे एसडीपी लगाए रहोगे वहां पे ज्यादा जरूरी है ना भैया, चौड़ाई वौड़ाई को कंट्रोल करना, समझ में आ रहा है। यस सर। यस। तो समर प्रूनिंग का बस वही ऑब्जेक्टिव है कि एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकना। बाकी फ्लावरिंग तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ग्रेप में भी आता है, इसमें भी आता है, क्वेश्चन पैटर्न सेम होता है। फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए, फ्लावरिंग ब्रांच बनाने के लिए हम कौन सा प्रूनिंग करते हैं, तो हम विंटर प्रूनिंग करते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा प्रूनिंग करते हैं, समर प्रूनिंग करते हैं। क्लियर है प्रूनिंग सभी लोगों को? यस सर। और समर प्रूनिंग में कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑलरेडी पता रहता है कि भाई इस ब्रांच में मैंने फूल ले लिए हैं, और ये ब्रांच है जो अगले साल के लिए फ्रूट फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। मान के चलो आपने 100 ब्रांच आइडेंटिफाई किए जो अगले साल फ्लावरिंग कर सकते हैं। अब आपको 100 की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है आप 50 में काम चला लोगे, लेकिन अगर ये 100 के 100 अगर बढ़ गए तो कल के डेट में एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेंटेन करना है, तो आप 50 को रखोगे और 50 को रिमूव कर दोगे। तो ये 50 को आप कब रिमूव करोगे, फरवरी अप्रैल मई में ही रिमूव करोगे ना, दिसंबर में थोड़ी करोगे, तब तक तो वो बड़ा सा ब्रांच बन जाए रहेगा। तो उसी को रिमूव करना अप्रैल मई के महीने में क्या कहलाएगा, समर प्रूनिंग कहलाएगा। क्लियर है? सर स्लाइड थोड़ा विंटर प्रूनिंग वाला 1 मिनट दिखाओ। ये आप लोग नोट कर लीजिए। सर विंटर प्रूनिंग कौन सा टाइमिंग के पास, टाइमिंग दिसंबर जनवरी है, ये रहा विंटर प्रूनिंग दिसंबर जनवरी, और वो लगभग अप्रैल मई, अप्रैल होता है। नेक्स्ट ईयर करके अभी क्या लिखा है, कहाँ नेक्स्ट ईयर लिखा है, नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग शूट फॉर्मेशन, अगले साल के फ्लावरिंग शूट बनाने के लिए। आप लोग दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखो, जो यहाँ नहीं समझ में आएगा वीडियो एक बार रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका फ्लावरिंग। तो अपने को प्रूनिंग समझ में आ गया, ट्रेनिंग समझ में आ गया, फ्लावरिंग की लगभग चीजें हमको पता है, ठीक है। फ्लावरिंग कहाँ आता है तो हमको पता है, ऑक्सिलरी या फिर लेटरल आता है, एक ही बात है, ऑक्सिलरी या लेटरल फ्लावरिंग देखने को मिलता है, नेवर टर्मिनल, है ना। हमको पता है इसमें हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं,
कोई नई बात है क्या? बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है, ये चीज आप एक दो बार नोट कर नो लो। सर। यस ठीक है, यस सर। ये सेल्फ कंपेटिबल होते हैं, इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें होमोगेमी पाई जाती है, मेल फीमेल एक साथ। नेवर टर्मिनल, कभी भी टर्मिनल नहीं होते हैं। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, सेल्फ कंपेटिबल होते हैं, होमोगेमस होते हैं। ठीक है, एक साथ मैच्योरिटी आती है मेल फीमेल की। और इसमें जो है आपका फ्लावरिंग जो है कब आज सबसे अर्लीस्ट आता है, अर्लीस्ट फ्लावरिंग आती है कब आ जाती है? फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी। फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी। ये कौन से कंडीशन में? सब ट्रॉपिकल कंडीशन में। टेम्परेट में फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक। कहीं कहीं पे इसे सेल्फ पॉलिनेटेड भी कहा गया है, इसमें दोनों होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है और सेल्फ पॉलिनेटेड भी कहा गया है कई कई जगह पे। तो अगर इन केस क्वेश्चन आता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक। अब देखो, आपका जो ये है पीच है, पीच की एक और खासियत है, पीच में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लावरिंग आती है। पीच में हैवी फ्लावरिंग आती है, और फ्लावरिंग बहुत ज्यादा आने के कारण इसमें क्या होती है? फ्रूटिंग भी बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। समझ पा रहे हैं? एक तो पत्ती लेट से आती है, फूल पहले आते हैं, फूल भी बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, और उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या आते हैं? फ्रूट भी आते हैं। तो हैवी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आती है। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका जो पर्टिकुलर प्लांट है उसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग बहुत ज्यादा हैवी आता है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? फ्रूट क्वालिटी, उनकी क्वालिटी सही नहीं, फ्रूट साइज एंड क्वालिटी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर की जो फ्लावरिंग है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस हो जाएगी। उनका नंबर, फ्लावरिंग का नंबर उतने ज्यादा मात्रा में नहीं आ पाएगा, क्योंकि पूरा एनर्जी तो इसी साल खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? थिनिंग करना पड़ता है। तो पीच में थिनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, हमको कमर्शियली जितना फूल और फल चाहिए उससे कहीं ज्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग आती है, उसके कारण फ्रूट साइज और क्वालिटी रिड्यूस हो जाता है, और अगले साल का यील्ड भी रिड्यूस होता है क्योंकि फ्लावरिंग कम आती है। तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए हम पौधे में थिनिंग करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, पीच में थिनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कई प्रकार के थिनिंग करते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो फ्लावर थिनिंग की जाती है। फ्लावर थिनिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा फूल आते हैं तो हम फूल के फ्लावरिंग स्टेज में ही थिनिंग कर लेते हैं। फ्लावर थिनिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, आप हैंड थिनिंग भी कर सकते हो और दूसरा केमिकल से भी कर सकते हो। केमिकल में हम लोग कौन सा केमिकल डालते हैं? DNOC, याद है? यस सर। डाई नाइट्रो ऑर्थो क्रिसोल। अरे यार मेरी राइटिंग खराब ही होते जा रही है। डाई नाइट्रो ऑर्थो क्रिसोल। ठीक है, इस टाइप की चीजें हम याद करते हैं। इसके अलावा हम फ्रूट थिनिंग भी करते हैं। फ्रूट थिनिंग हम कब करते हैं? मतलब सॉरी, किन किन केमिकल का यूज करके करते हैं? 3CPA, थायोयूरिया, 2,4,5-T, ये सब केमिकल है। आप लोग नाम बस लिखे रहिए, आप लोग को तो पता ही है। सेपा, क्लोरोइथाइलिन, क्लोरोइथॉक्सी फॉस्फोनिक एसिड है ना, इथाइलिन रिलीज करता है करके हमने पढ़ा था सेपा के बारे में। यस सर। ठीक है, इथेफोन, ये सब केमिकल जो है वो क्या करते हैं? आपके कहीं ना कहीं थिनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इन सब को उपयोग करके आप थिनिंग कर सकते हो। अब एक बात बताओ, अगर मुझे फ्रूट थिनिंग करना है तो फ्रूट थिनिंग का टाइमिंग कब होना चाहिए? मैं कौन से समय में थिनिंग करूं तो थिनिंग जो है परफेक्ट होगा, मुझे मैक्सिमम यील्ड मिलेगा, मुझे घाटा नहीं होगा? पिट हार्डनिंग। फॉर एग्जाम्पल,
पीट हार्डनिंग स्टेज। पीट हार्डनिंग के क्या पहले बाद में क्या बोल रहे हैं? पहले पीट हार्डनिंग। पहले। मान लो मेरे पौधे में 2000 फ्रूट लगे। मेरे पौधे में मार्च के महीने में कितने फ्रूट लगे? 2000। इस 2000 फ्रूट में मैंने क्या किए? मुझे केवल और केवल 500 फ्रूट रखने हैं। तो मैं क्या करूंगा बताओ? मुझे फ्रूट थिनिंग करना है, 2000 फ्रूट है, 500 फ्रूट आसपास रखने हैं। हैंड थिनिंग भी कर सकते हो, आपके पास भरपूर लेबर है, केमिकल थिनिंग भी कर सकते हो। तो ये जो 1500 फ्रूट है, इसको मैं कब रिमूव करूंगा बताओ? पेटल फॉल के बाद और Pit पिट hardening हार्डनिंग से के पहले। पहले। हाँ बताओ कब? पेटल फॉल के बाद और पिट हार्डनिंग से पहले। एक ये है, ठीक। 1500 के 1500 रिमूव कर दूंगा मैं। और क्या बता रहे हैं? और कौन क्या ऑप्शन दे रहा है बताइए? बताओ बताओ, तभी तो समझ में आएगा ना। और सोचो। अच्छा चलिए, मान के चलो ये फूल बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, आपको पेटल फॉल होना स्टार्ट हो गया। आपको समझ में आ गया कि भैया फ्रूट सेट हो गया। फ्रूट सेट कितने में हुए? 2000 में। हमको केवल 500 चाहिए, 1500 हटाना है। कंडीशन लेके चलो। मान के चलो मैंने फ्रूट बनते ही 1500 फ्रूट को रिमूव कर दिए, ठीक है? तो मेरे पास 500 फ्रूट बचे। अब ये 500 फ्रूट की क्वालिटी बेहतरीन आएगी कि नहीं आएगी? जी अच्छी सर। आएगी। आएगी सर। आएगी। फ्लावरिंग की क्वालिटी नो डाउट बेहतरीन आएगी। लेकिन क्या पता बीच में अचानक से तेज तूफान आ जाए। ये चलो तूफान तो चलो अनप्रिडिक्टेबल है। क्या पता अर्ली ड्रॉप आ जाए, वाटर स्ट्रेस पड़ जाए, तो फ्रूट ड्रॉप होने की समस्या हो गई। तो ये 500 में पता चला 500 आपने बचाया, 200 फ्रूट ड्रॉप हो गए, तो केवल कितने फ्रूट बचे जी? 300। 300। कुछ दिनों बाद वाटर स्ट्रेस पड़ा, 100 और झड़ गए, बचे कितने? 200। 200। फ्रूट थे 2000, हमने हड़बड़ी में फ्रूट थिनिंग कर लिया। 1500 से हम रिमूव कर दिया, 500 बना था, बचे कितने? केवल 200। तो हम फायदे में है कि नुकसान में? नुकसान। लॉस हो रहा है ना? तो हमेशा हमको इस बात का भी ध्यान रखना है फ्रूट थिनिंग के टाइमिंग में कि जो वैरायटी मेरे पास है या जिस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में मैं हूं, क्या यहाँ पे कोई आंधी तूफान एक पर्टिकुलर महीने में आती है क्या? क्योंकि अगर आती तो तब तक आपको इंतजार करना चाहिए। क्यों इंतजार करना चाहिए? कि पता चला आपने एक स्पेसिफिक नंबर में आपने थिनिंग किया और उसके बाद पूरा फ्रूट उसी में झड़ गया। या तो आप फ्रूट थिनिंग टुकड़ों में करोगे। टुकड़ों में करने से क्या होगा कि कुछ बचा रहेगा और गुंजाइश बची रहेगी, तो फ्रूट ड्रॉप या फ्रूट थिनिंग किसी एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से अगर कुछ फ्रूट झड़ भी जाते तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो फ्रूट थिनिंग हम जनरली कब करते हैं? आफ्टर नेचुरल फ्रूट ड्रॉप। लेकिन अब इंतजार करना इसका ये मतलब नहीं कि हार्वेस्टिंग से 5 दिन पहले तक इंतजार कर रहे हैं और आप फ्रूट थिनिंग कर देते हैं। तो क्या पौधे में कोई ग्रोथ नजर आएगा उस फ्रूट में? नो सर। तो फ्रूट में ग्रोथ में इफेक्ट कब तक पड़ता है? जब तक सीड हार्डनिंग ना हुआ हो। सीड हार्डनिंग के बाद पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है। तो पिट हार्डनिंग तक आप फ्रूट थिनिंग करोगे। अब पता चल रहा है आपको, आप डर में तूफान आएगा डिले करते जा रहे हो, इधर पिट हार्डनिंग हो गया। तो अगर पिट हार्डनिंग हो गया तो पिट हार्डनिंग के भैया 2 4 8 10 दिन पहले आप कर ही लो थिनिंग। तूफान आना है आए, ना आए मत आए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा? तो याद रखेंगे, आफ्टर नेचुरल फ्रूट ड्रॉप एंड बिफोर पिट हार्डनिंग आपको क्या करना है? फ्रूट थिनिंग को करना है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। ब्लॉसम थिनिंग वगैरह भी करते हैं, लेकिन आपको जो है कोशिश करना है वैरायटी को ध्यान में रखते हुए और कंडीशन को देखते हुए। 2-3 बार में भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। थिनिंग समझ में आया? यस सर। अच्छा, फ्लावरिंग में तो सब सेल्फ कंपेटिबल हैं। ये जहां पे सेल्फ कंपेटिबल लिखे हो ना, यहाँ 3 वैरायटी बस जो है वो इनकम्पेटिबल। चलो वो आगे मैं लिखा दूंगा वैरायटी सेक्शन। चलिए आगे आ जाइए। इसके बाद आता है इसका फ्रूट ग्रोथ कर्व। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। कौन सा ग्रोथ कर्व है भाई बताओ?
डबल सिग्मा डबल सिग्मा सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। ये पीच में भी काम आएगा, प्लम में भी काम आएगा, चेरी में भी आएगा, एप्रिकॉट में भी आएगा और आलमंड में आएगा। इन चारों में ये सेम रहेगा, ठीक है। इसमें 3 स्टेज होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या है? रैपिड ग्रोथ फेज। हाँ, रैपिड स्लो ग्रोथ फेज, और लास्ट फिर से आता है रैपिड ग्रोथ फेज। सब में अलग अलग चीज का डेवलपमेंट होता है। बताइए इसमें किसका डेवलपमेंट होगा? रैपिड में एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ठीक है। इसमें पिट हार्डनिंग एंड सीड हार्डनिंग। हाँ, एम्ब्रायो डेवलप होगा, और पिट हार्डनिंग, या उसी को मैं क्या कह सकता हूँ? लिग्निफिकेशन ऑफ सीड। भाई लिग्निन आके जमा होगा तभी तो हार्ड होगा ना पिट। इसी को क्या कहते हैं? पिट हार्डनिंग कहते हैं। अलग अलग शब्दों से पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी स्लो ग्रोथ फेज को क्या क्या कहते हैं? लैग फेज भी कहते हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ फेज भी कहते हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो सस्पेंडेड ग्रोथ फेज के नाम से आया था। और क्या कहते हैं? फिग में क्या नाम पढ़े हो? स्टेशनरी फेज। क्या पढ़े थे? क्यूसेंट स्टेज। क्यूसेंट स्टेज। यस। ठीक है, अभी मैम का क्लास होने वाला है तो आप लोग सीधा वो क्लास अटेंड करने चले जाएंगे, बाकी कल कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर हुआ। और लास्ट में आता है, इस वाले में आता है भैया फाइनल स्वेल। तो इतना आपको याद रखना है, पीच ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। केवल मेच्योरिटी, इंसेक्ट डिजीज और वैरायटी बचा है, मतलब आधे घंटे का काम बचा हुआ है पीच में, ठीक है। वो मैं आप लोग को कल कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्रॉप प्लम स्टार्ट करेंगे, तो पढ़ के आइएगा पीच और प्लम दोनों ही, ठीक है। जो भी डाउट होगा पूछना, एक बार आप लोग अपना कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ लो। और अभी जिस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे थे, आप लोगों को भी पढ़ने में अच्छा लगा होगा, मेरा भी एनर्जी थोड़ा रेज हुआ। तो इसी तरीके से अगर आप लोग रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी लगेगा। और मेरी मजबूरी है, मेरा आदत है कि मैं चाहूं भी तो मैं कम नहीं कर सकता। तो जिस दिन मेरे को ज्यादा ही दिमाग खराब फील होगा ना, मैं स्टूडेंट रिमूव कर दूंगा, लेकिन मैं कंटेंट तो कम नहीं कर पाऊंगा। तो भाई काहे रिमूव होना है यार, रिप्लाई किया करो अच्छे से, मेरे को भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। यस सर। और थोड़ा रिस्पॉन्स करोगे ना, तो देखो मेन बात ये है ना, आप लोगों को एक दूसरे में जोश आएगा कि अरे ये बच्चा आंसर करे, मैं भी करेगा। आप लोग एक दूसरे से क्या है ना, फिर ना एक दूसरे को देख के थोड़ा आगे बढ़ने का जुनून आएगा। और एक जन जवाब नहीं देता ना, तो सबको ऐसा लगता है क्लास स्लो है, फिर बाकियों में भी वो आलसीपन आने लगता है। इसलिए कोशिश करो भाई, सब एक्टिव रहो। आप लोग एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ोगे, कोई एक अकेला सिलेक्शन लेगा ऐसा नहीं है, सबको लेना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को मैं अपलोड कर दूंगा। सर। हाँ बोलिए। सर ट्रेनिंग वाला पोर्शन थोड़ा सा दिखाओगे क्या? ट्रेनिंग कहाँ पे है? हाँ ये रहा। सर। हाँ बोलिए। सर टेम्परेट क्रॉप में जैसे अपन बेयर रूटेड प्लांट, मतलब बेयर रूटेड प्लांटिंग जो है वो अपन दिसंबर जनवरी के टाइम पे करते हैं। हाँ। तो सर जो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग है वो भी अपन दिसंबर जनवरी के टाइम पे ही करते हैं ना? हाँ हाँ, आप दोनों कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए आप बेयर रूटेड कर सकते हो। वेट का जो नहीं होता कि भाई नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो कितना मिट्टी का वजन, 4 किलो 5 किलो मिट्टी जाएगा हर पौधे के साथ, 10 किलो भी जा सकता है। उस वजन को ट्रक उठा के लेके जाएगा तो उससे कॉस्टिंग बढ़ेगी ना। तो उसको बेयर रूटेड ना करके नॉर्मल भी कर सकते हो, सॉरी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके आगे तो प्लांटिंग और जो ट्रांसप्लांटिंग है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, वो प्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग कंफ्यूज करता है। देखो अगर आपको प्लांटिंग यानी कि प्लांटिंग ना बोल के उसको क्या कहो, सोविंग कहो, सीड सोइंग। अगर आपको सीड को ग्रो करना है तो सीड आप ग्रो करोगे कब? मार्च अप्रैल में। क्यों ग्रो करोगे? क्योंकि सीड को ग्रो करने से पहले कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए? स्ट्रेटिफिकेशन, है ना।
अब भाई चिलिंग क्या बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, तो इसको खुद ठंड में मिलेगा ना। दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने तो आप इसको खुद मिट्टी में दबा के रख रहे हो, तो क्या आप तो चाह के भी दिसंबर जनवरी फरवरी में नहीं ग्रो कर सकते। और अगर जमीन में दिसंबर जनवरी में इस सीड को ले जाके ग्रो कर भी दोगे तो क्या इसमें जर्मिनेशन आ जाएगा? और अगर आ भी गया तो क्या वो पौधा जिंदा रह पाएगा? नो सर। इसलिए या तो मार्च अप्रैल में करोगे या तो जून जुलाई में करोगे, क्या सोइंग या प्लांटिंग का जो काम, ठीक है। लेकिन वही हम लोग अगर ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो ट्रांसप्लांटिंग मतलब क्या हुआ? सीडलिंग आइदर सीड से ग्रो हुआ या फिर ग्राफ्टेड। अब ग्राफ्टेड या सीड से ग्रो हुआ जो पौधा है, इसमें क्या है कि ये पौधा हमारे पास इतना बड़ा तैयार है जिसकी पत्तियां अभी झड़ी हुई हैं। आप चाहो तो इस सीडलिंग को मार्च अप्रैल में भी ला सकते हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में ये सीडलिंग एक्टिव स्टेज में रहेगा, आप यहाँ से उखाड़ोगे, फिर इसको क्या बोलते हैं कि दूसरे जगह में ले जाओगे, उसको रूट में डिस्टरबेंस महसूस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस होगा। जून जुलाई में भी करोगे तो भी वही प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर मान के चलो एक बच्चा है जो सोया हुआ है, तो उसको रात को सोए सोए एक रूम से दूसरे रूम में, मम्मी मैं दादी के पास सोऊंगा करके बच्चा सो गया, दादी परेशान हो रही है, तो रात को जब वो सो जाएगा तो दादी के पास से उठा के मम्मी अपने कमरे में ला सकती है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन वही जगते रहेगा, चल बेटा रूम में सो बोलेंगे तो हड़कंप मचा देगा घर में, है कि नहीं? तो सेम चीज है, पौधा ऑलरेडी जब हमको डोरमेंट कंडीशन में मिल रहा है तो क्यों ना हम डोरमेंट कंडीशन में ही उसको दूसरे जगह में ले जा दें। जब उसकी नींद खुलेगी तो उसको लगेगा अरे मम्मी लोग रात को मेरे को उठा के ले आए क्या? अब ले आए तो ले आए भाई, क्या कर सकते हैं, रात गई बात गई। तो वही बात आएगी, मॉर्निंग में जब वो उसका डोरमेंसी से जब वो ग्रोथ में आएगा तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में उसको लॉस महसूस नहीं होगा, शॉक महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डोरमेंट रहेगा। लेकिन अगर एक्टिव स्टेज में लाओगे तो शॉक महसूस होगा। हाँ बोलिए सर। जो प्रोपगेशन अपन करते हैं, जैसे कि अपन टंग ग्राफ्टिंग करें, तो वो अपन फरवरी मार्च में नहीं करेंगे? हाँ, वो हम फरवरी मार्च में करते हैं। वो क्यों करते हैं? मान के चलो मैं दिसंबर जनवरी में करता हूँ, जोड़ दिया दिसंबर जनवरी में, तो दिसंबर जनवरी में जोड़ भी दोगे तो क्या ही मतलब है? अच्छा तो पहले इसको क्लियर कर लो, ठीक है। सोइंग या प्लांटिंग टाइम कब होगा? मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल। ट्रांसप्लांटिंग आप दिसंबर जनवरी फरवरी में करो ताकि शॉक ना लगे पौधा को। और तीसरा आप बोल रहे हैं प्रोपगेशन, यानी कि ग्राफ्टिंग बडिंग। अब देखो ग्राफ्टिंग बडिंग में भी एक लॉजिक है। एक तो आप दिसंबर जनवरी में अगर ग्राफ्टिंग बडिंग करते हो तो भाई इसको 2 महीने तो इसको ग्रोथ में आने में लगेगा। अब मान के चलो ये सियोन है और ये क्या है? रूट स्टॉक। अब अगर आप इसको दिसंबर जनवरी में जोड़ोगे तो भाई दिसंबर में जोड़ोगे तो फरवरी मार्च में ग्रोथ चालू होगा, तो तब तक तो ये एक दूसरे के ऊपर बैठे बस रहेंगे, क्योंकि इनके बीच का कैम्बियम तो तब जुड़ेगा ना जब इसमें ग्रोथ आएगा। समझ रहे हो? यस सर। तो ग्राफ्टिंग तो 3 महीने खाली ही बैठे हैं, ये ठंड में मन भर गए तो अलग टेंशन, क्योंकि सियोन क्या करेगा अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो भाई आपको इसके कैम्बियम को जोड़ना है तो आप कब जोड़ पाओगे? जस्ट डोरमेंसी टूटने के एक आध हफ्ते पहले आप जोड़ दो, या डोरमेंसी टूटने के बाद जोड़ो एक्टिव ग्रोथ स्टेज में, तब ना जाके ये प्रॉपर ग्रो हो पाएगा। ग्राफ्टिंग को तो आप एक हफ्ता पहले भी कर सकते हो, डोरमेंसी तोड़ने से पहले। बडिंग को तो प्रॉपर एक्टिव ग्रोथ स्टेज में करोगे, नहीं तो सूख के मर जाएगा वो। समझ में आ रहा है क्यों प्रोपगेशन को हम लोग डोरमेंट टाइम में नहीं करते? यस सर। अच्छा दूसरा कारण एक और है, ये जो टेम्परेट क्रॉप है इसको हर चीज में चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीड को ग्रोइंग करने के लिए चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए, सिर्फ फ्लावरिंग के लिए चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए। आपने तो देखा पियर में राइपनिंग करने के लिए भी चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए था। ये जो सियोन होते हैं ना भाई, इन सियोन में जो पत्तियां आएंगी नई, वो पत्तियां कहाँ से आएंगी बताओ तो मेरे को? आगे चल के नए ब्रांच बनेंगे। ये हो गया रूट स्टॉक, इसमें मैं ला के जोड़ दिया क्या? ये सियोन। अब ये सियोन में कल ये ब्रांचेस क्या कहीं से भी उठ के निकलेंगी या कोई पर्टिकुलर जगह होगा? पर्टिकुलर जगह से, बर्ड से होगा ना। अब ये बर्ड क्या ठंड के मौसम में डोरमेंसी नहीं जाएंगे? जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि जुलाई में काट के रखे होंगे तो उसको ले आएंगे, दातुन थोड़ी कभी भी तोड़ के कर लिए। तो भाई ठंड के सीजन में तो ये भी डोरमेंट रहेंगे,
तो हमको ग्राफ्टिंग करने से पहले इसको भी चिलिंग ट्रीटमेंट देना पड़ता है 2-3 महीने का, ताकि इसकी बड की डोरमेंसी टूटे रहे और जब इसको जोड़ू तो तुरंत इसमें ग्रोथ आए। समझ रहे हो? तो चिलिंग ट्रीटमेंट के लिए फिर हमको पूरा ठंड का समय चाहिए, फ्रीज थोड़ी लगाएंगे इसके लिए अलग से। तो ऑन दैट केस ऑल्सो दिसंबर जनवरी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसको खुद को चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए दिसंबर जनवरी में। तो दिसंबर से फरवरी तो खुद चिलिंग ट्रीटमेंट में रहेगा, तब मार्च में आप वो कर पाओगे प्रोपगेशन। समझ पा रहे हो ना चीजों को? यस सर। तो ये टाइमिंग का खेल है, इसको याद रखना। और ये सारे क्रॉप में सेम है लगभग, रोजेसी में तो सेम ही है, वॉलनट पीकानट में बदलेगी चीजें, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सभी लोग को क्लियर है फ्लावरिंग फ्रूटिंग टाइम? यस सर। ठीक है, मैम की क्लास ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बाकी कल डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।